एंगल बिटवीन द कर्व्स डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लास में. एंगल बिटवीन द कर्व्स इज एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल बिटवीन द कर्व्स है. प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे. वी आर स्टार्टिंग विद सम मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर. इनफैक्ट ये दो कर्व्स दिए हैं और आपसे कहा गया फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू कर्व्स. दोनों कर्व्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करो. द अप्रोच विच वी हैव डिस्कस्ड दैट वाज एंगल बिटवीन द कर्व्स इज एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों पैराबोलाज हैं. एक्स स्क्वायर इक्वल टू y ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला विथ वर्टेक्स 0 0 और y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज अगेन अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड ओपनिंग डाउनवर्ड. डिसाइड कर पाएंगे आप? इसकी ज़रूरत काफ़ी लगेगी. मैं आपको ये बताऊं कि जब आप पढ़ेंगे तो एरिया में पैराबोला का बड़ा अच्छा खासा एप्लीकेशन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द पैराबोला कहीं ना कहीं. तो एटलीस्ट आप लोगों को इतना आइडिया होना चाहिए कि देर आर 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स. वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay. चारों का स्ट्रक्चर. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको प्रॉपर्टीज और ये वो सब कुछ नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना आ जाए, आपको बात उतनी समझ में आ जाए और अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट राइट ओपनिंग इतना समझ में आ जाए, है ना, उतना अपने को ज़रूरत लगेगी, क्योंकि वो आपको एरियाज में बहुत हेल्प करेगा. और अदरवाइज आप एरिया में बहुत परेशान रहेंगे. दोनों ही बातें. इनफैक्ट इफ यू ऑब्जर्व दिस दैट इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे जरूरत नहीं है उसकी, लेकिन वैसे ही समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं आपको. दैट्स अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला विथ वर्टेक्स 0, 0. y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सो इट इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस y. दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ y माइनस 4. यू विल हैव टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y 1. ठीक है. सो that's a parabola because of this minus sign. opening downward parabola. ये opening downward parabola है और opening downward parabola with vertex 0,4. 0,4 इस parabola का vertex है, downward parabola. फिलहाल आपसे कहा गया find out the angle between these two curves. You'll have to find out the point of intersection first, है ना. दोनों कर्व्स को सॉल्व कर लिया. on solving these two curves, on solving two curves, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू प्लेस कर दीजिए एक्स स्क्वायर को. दोनों को सॉल्व करना मतलब एक से वैल्यू दूसरे में रख दीजिए. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रख दीजिए, जरा सेकंड में रख दे या इसी में रख दीजिए. आप इतना भी क्यों सोचे ना. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर. y की वैल्यू को इक्वेट किया. 2x स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 और x इक्वल टू प्लस माइनस √2. ये हो गया आपके पॉइंट ऑफ x की वैल्यू आई है. अब इस x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो एक सीधी सी बात है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, इफ यू टेक x इज √2, x की वैल्यू √2 लेते हो तो y की वैल्यू हो जाएगी 2, √2, 2. और x की वैल्यू माइनस √2 ले तब भी y की वैल्यू 2. एक्चुअल जो कर्व है ना वो कुछ ऐसे कर्व्स हैं. दिस इज ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला और ये सेकेंड वन इज ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला जिसका वर्टेक्स 0,4 है और ये ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला. ठीक है. और ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. This one is √2, one of the point of intersection is √2, 2 and second point of intersection is minus √2, 2. ठीक है. हमने डिस्कस किया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. यस, वी गॉट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इज एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स. सो सॉल्व कर लेते हैं. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल्स टू 2x and for the second curve on differentiation with respect to x
4 minus x square, that dy by dx is minus of 2x. If you look for m1 m2, that m1 m2 is not equals to -1 here, है ना, एक 2x है एक -2x है. अगर m1 m2 इक्वल्स टू -1 आता है तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं दोनों सर्कल दोनों कर्व्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल कर्व्स हैं. यू गॉट द. अच्छा, अब आपको क्या करना होगा, अभी पहले एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने लिया भाई, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पर. लेट्स से यू हैव टेकन √2, तो दोनों स्लोप्स को आप इवेलुएट कीजिए. कहां पर करेंगे, √2, पर. तो dy by dx is √2, that's nothing but 2√2, और dy by dx सेम पॉइंट पे करना है ना, √2, that is what, माइनस ऑफ 2√2. ये स्लोप्स आ गई. जैसा आपने इधर किया ना, लाइकवाइज यू आर गोइंग टू गो फॉर माइनस ऑफ √2, पर भी करोगे. ये आ गई दोनों टेंजेंट्स की स्लोप m1 और m2. नाउ द फॉर्मूला इज विथ tan थीटा इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिखूं परेशानी नहीं होगी, प्रीवियस क्लास डिस्कस इन डिटेल m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. किसको पहले लिखना है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है. दैट 2√2 माइनस ऑफ, ठीक है ना, अपॉन 1 प्लस 2√2 माइनस ऑफ 2√2. ठीक है, ये 2√2 प्लस 2√2 बिकम 4√2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये, -7, और उसका मॉड ले रहे हो आप. इट इज कमिंग एज 4√2 by 7. थीटा इज कमिंग एज tan इनवर्स ऑफ 4√2 by 7. दैट्स द एंगल. आप कहेंगे सर सेकंड भी फाइंड आउट कर लीजिए. सेकंड मतलब -√2, के ऊपर भी फाइंड आउट करोगे. इनफैक्ट यू आर गोइंग टू गेट द सेम एंगल. सेम एंगल आने वाला है. आप कहेंगे सर सेम एंगल क्यों आ रहा है, एक्चुअल में क्या है, y इक्वल टू x² और y इक्वल टू 4 माइनस x², जब आप देखोगे समझ लीजिए इस बात को भी, y इक्वल टू x². कर्व की इक्वेशन में ये स्टेटमेंट इन जनरल ध्यान रखिएगा, यहां सीख रहे हैं एरियाज तक लगता है, ये एरिया में बहुत लगेगा. कर्व की इक्वेशन में इन प्लेस ऑफ x इफ यू कीप -x, in place of x if you keep -x, and if equation of curve remains unchanged, x की जगह -x रखा और कर्व की इक्वेशन चेंज नहीं हुई, that curve is going to be symmetric about y axis. यहां पर x को -x से रिप्लेस करोगे, कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा, ये कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है. और इस सेकंड में भी आप देखिएगा x को अगर -x से रिप्लेस करते हैं, देयर इज नो चेंज इन द इक्वेशन ऑफ कर्व, दिस कर्व इज आल्सो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. और ठीक वैसे ही ध्यान रखिएगा, इन प्लेस ऑफ x, किसी भी कर्व में अगर आप इन प्लेस ऑफ x इफ यू कीप -x एंड इफ यू आर गेटिंग द सेम इक्वेशन, या दैट इक्वेशन ऑफ कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड, x की जगह -x रखा और इक्वेशन ऑफ कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड, वो कर्व होगा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक. सॉरी, तो सेम ही बात हो गई. इन प्लेस ऑफ x -x, आप इसको नोट कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इन जनरल हेल्प करेगा आपको एरियाज तक. ये तो हम यहाँ पर डिस्कशन में ले रहे हैं. इन द इक्वेशन ऑफ कर्व, एनी कर्व, इन द इक्वेशन ऑफ कर्व, इफ वी कीप -x इन प्लेस ऑफ x, मतलब पूरी इक्वेशन में, इफ वी कीप -x इन प्लेस ऑफ x एंड इक्वेशन ऑफ कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड, and equation of curve remains unchanged, curve is symmetric about y axis, curve is symmetric about y axis. -x in place of x, equation of curve same, y axis के about symmetric. और ठीक वहीं पे साइड में लिख लीजिएगा, in place of y if we keep -y, y को -y से रिप्लेस करते हैं, and there is no change in the equation of curve, then curve is symmetric about x axis, वो x axis के about symmetric होगा. वहीं पे लिख लेना, साइड में y को x करते हुए लिख लेना,
ठीक है ना. In place of y minus y, curve is an equation of curve remains unchanged. That curve is symmetric about x axis. ये दोनों कर्व्स हैं, दोनों कर्व्स जो हैं ये दोनों y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, क्योंकि इन प्लेस ऑफ x इफ यू कीप माइनस x, कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, दोनों ही कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है. बिकॉज ऑफ सिमेट्री भी जब आप देखोगे ना तो ये दोनों पॉइंट्स √2, 2 एज वेल एज -√2, 2 इन दोनों पर जो एंगल आने वाला है दैट एंगल रिमेन्स सेम. tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 4√2/7 या थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 4√2/7. Two curves are there, x square by a square plus y square by 4 equals to 1 and y cube equals to 16x. ये दो कर्व्स हैं और आपसे पूछा गया है सिंपल सा सवाल, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a these two curves are cutting each other at 90 डिग्री. फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a की किन वैल्यूज के लिए दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं. 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं. यू आर हैविंग द आइडिया m1 m2 इक्वल्स टू -1. दोनों कर्व्स को डिफरेंशिएट कीजिए. देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, विदाउट दैट विल डिस्कसिंग दैट. फर्स्ट कर्व को डिफरेंशिएट किया, 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y बाय 4 dy बाय dx इक्वल्स टू 0. फर्स्ट कर्व को डिफरेंशिएट किया, dy बाय dx, व्हाट दैट dy बाय dx, dy बाय dx आ गया आपका माइनस ऑफ 4x बाय a स्क्वायर y. ठीक है, दैट्स द dy बाय dx हियर. सेकेंड कर्व को भी डिफरेंशिएट किया, दैट सेकेंड कर्व आफ्टर डिफरेंशिएशन y क्यूब इक्वल्स टू 16x. ये सिंपल सा कार्यक्रम है, लेकिन सिंपल है तो गलत नहीं होना चाहिए. डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x 3y स्क्वायर dy बाय dx इक्वल्स टू 16. ये दोनों कर्व को डिफरेंशिएट किया हमने विद रेस्पेक्ट टू x. 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, तो m1 m2 इक्वल्स टू -1. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेट्स से द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x, y. x, y is the point of intersection. तो एक dy by dx at x, y is -4x upon a square y and dy by dx for the second curve is 16 upon 3y square. ऑर्थोगोनल कर्व्स हैं, ऑर्थोगोनल कर्व्स की कंडीशन आपने अप्लाई किया. डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, -4x upon a square y into 16 upon 3y square equals to -1, right? It will become नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, 64x अपॉन a स्क्वायर 3a स्क्वायर y क्यूब इक्वल्स टू 1. अब बोले सर क्या करें, हम समझ में नहीं आ रहा. समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है. x, y जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने लिए थे दोनों कर्व्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो y क्यूब इज नथिंग बट 16x. y क्यूब की वैल्यू ऑलरेडी 16x है, तो y क्यूब को आपने 16x से रिप्लेस किया. 64x upon 3a square into 16x equals to 1. So you'll be getting a square as 4/3. ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई तो ±2/√3 बराबर है. फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y is equals to greatest integer of modulus of sin x plus modulus of cos x. y equals to greatest integer of modulus of sin x plus modulus of cos x and x square plus y square equals to 5. ये दो कर्व्स हैं. Find the angle of intersection of the two curves y equals to greatest integer of modulus of sin x plus modulus of cos x and x square plus y square equals to 5. एंगल ऑफ इंटरसेक्शन रिक्वायर्ड है. क्या बोलते हो, हाउ टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन? तो ठीक है, कंसेप्ट तो सेम ही है कि एंगल बिटवीन द कर्व्स इज एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स. अब बात ये कि कर्व तो समझ लिया है. वन इज सर्कल, x square plus y square equals to 5 is nothing but a circle with center 0, 0 and radius √5. But what about the first curve? y equal to greatest integer of modulus of sin x plus modulus of cos x.
हाँ चलिए ये सोच लिया जाए। अच्छा सोच रहे हैं आप, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स की रेंज क्या होती है? मॉडुलस ऑफ साइन एक्स की रेंज होती है -1 से 1। मॉडुलस ऑफ साइन एक्स की रेंज होगी 0 to 1। मॉड साइन है तो दैट्स ऑलवेज गोइंग टू रिमेन पॉजिटिव, 0 to 1। मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स की रेंज क्या रहेगी? 0 to 1। और मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स की रेंज के बारे में, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स 0 to 1, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स 0 to 1 अगेन। मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का पीरियड क्या है? पाई। मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स का पीरियड भी पाई। इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विथ मॉड साइन आर पीरियोडिक विथ पीरियड पाई। और एक और बात बताता हूं मैं आपको, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स का पीरियड क्या है? मॉड साइन एक्स पाई से पीरियोडिक है, मॉड कॉस एक्स भी पाई से पीरियोडिक है, और मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का पीरियड क्या होगा? भूल गए आप लोग? दैट इज गोइंग टू बी π/2 इनफैक्ट। लीस्ट पॉजिटिव रियल वैल्यू विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इफ यू रिमेंबर ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाली बात हो जाती है यहाँ पर, इवन फंक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। यहाँ पर π/2 प्लस एक्स रखोगे तब भी यू आर गोइंग टू गेट द सेम फंक्शन। मॉड साइन एक्स पाई से पीरियोडिक है, मॉड कॉस एक्स भी पाई से पीरियोडिक है, बट मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड π/2। आप कहेंगे सर जरूरत क्या लग गई आपको उस बारे में? प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कर रहे हो? नहीं। रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कर्व को प्लॉट कर लें, इफ वी टेक सम वैल्यूज एंड इफ वी प्लॉट द कर्व, कि कौन सा कर्व? मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के ऊपर हम देख लें जरा कि वैल्यूज क्या आती है। मॉड साइन एक्स पाई से पीरियोडिक, मॉड कॉस एक्स पाई से पीरियोडिक, ओवरऑल जो फंक्शन है वो π/2 से पीरियोडिक। π/2 के इंटरवल में अगर आप कर्व को प्लॉट कर लेंगे, यू विल बी गेटिंग द आइडिया कि व्हाट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम वैल्यू एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द मिनिमम वैल्यू। एंड मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, और ये बात ध्यान रखिएगा इनफैक्ट, और आप करने का तरीका बता ही दिया मैंने आपको। टेक द इंटरवल और उसमें जरा टेक सम वैल्यूज एंड यू विल बी गेटिंग द आइडिया, बट जस्ट रिमेंबर। अच्छा एक बार बताओ, इफ इट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तब रेंज क्या होती? इफ इट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इफ इट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ध्यान रखने वाली बात है, इनको भूलने का नहीं है। -√2 टू +√2, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की जो रेंज होती है दैट इज -√(a² + b² से √(a² + b²। ना इफ इट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो उसमें कुछ सोचने लायक बात नहीं है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो क्लियर था कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जो रेंज है √2 मैक्सिमम वैल्यू एंड -√2 मिनिमम वैल्यू, लेकिन यहाँ पर इट्स मॉड फंक्शन इज देयर। वैसे इन जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। तरीका मैंने बता दिया, इफ यू टेक सम वैल्यूज एंड इफ यू प्लॉट यू विल बी गेटिंग द आइडिया व्हाट्स गोइंग टू द मैक्सिमम, व्हाट्स गोइंग टू बी द मिनिमम। और ये बात ध्यान रखिएगा, इसकी जो रेंज होती है 1 से √2। मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स की जो रेंज होती है दैट इज 1 to √2 एंड यू कैन वेरीफाई बाय द अप्रोच विच जस्ट नाउ आई हैव डिस्कस्ड। तो मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स 1 से √2 अभी करवाऊंगा मैं आपसे वेरीफाई, उसके आगे की बात देख लें। इफ यू टेक द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा इसका? 1 से √2, √2 मतलब 1.414, तो 1 से 1.414 और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। घुमा फिरा के बात ये हुई कि y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, जिसको देख के अपन हैरान परेशान हो रहे थे, दैट इज नथिंग बट y इक्वल्स टू 1। और इनफैक्ट ये बात तो हमको शुरुआत में ही सोच लेना चाहिए थी। ध्यान से देखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज हैविंग द इंटीग्रल वैल्यू। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी, ये तय बात है। और अगर इंटीजर होगी तो y इज इक्वल टू सम इंटीजर वैल्यू, y इक्वल टू कांस्टेंट इज नथिंग बट y इक्वल टू सम कांस्टेंट दैट्स अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो फिलहाल हमारे लिए काम बड़ा आसान हो गया। y इक्वल टू 1 वी आर गेटिंग, दैट्स अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, एंड द सेकंड कर्व इज x² + y² इक्वल्स टू 5 which is a circle with radius √5, है ना। कुछ ऐसा √5 मतलब
that's going to be some greater value than 2. ठीक है, तो सर्कल है एंड दैट इज y इक्वल्स टू 1. और आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया एंगल बिटवीन द कर्व्स. तो एंगल बिटवीन द कर्व्स कंसेप्ट इज सेम. एंगल बिटवीन द कर्व्स इज एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. और अब आपके लिए परेशानी नहीं है. y इक्वल टू 1 एक कर्व है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 दूसरा कर्व है. दोनों कर्व को डिफरेंशिएट कर लीजिए, फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या लोड है, y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 1 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, x इक्वल टू प्लस माइनस 2 या रूट 2 कॉमा 1 और माइनस 2 कॉमा 1. और बोले सर कैसे, क्यों, एक y इक्वल टू 1 रख दीजिए ना. सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2. तो 2 कॉमा 1 और 2 कॉमा माइनस 2 कॉमा 1 एंड माइनस 2 कॉमा 1 ये दो पॉइंट्स हो गए जहां पर आपको एंगल रिक्वायर्ड है. y इक्वल टू 1 के साथ में सॉल्व किया है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 and y equals to 1. Differentiation with respect to x. dy by dx is equals to minus of x by y. dy by dx is equals to 0 here. dy by dx for y equals to 1 is always going to remain 0, वो तो 0 ही रहेगा. और dy by dx at 2, let's say if I take the point as 2, कितना आएगा 2, 1 माइनस ऑफ 2 by 1 विच इज माइनस 2. और एक स्लोप तो 0 है, हमेशा ही 0 है. वो तो करना क्या है, आपको वैल्यू रखना है tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, एक जगह स्लोप जो है दैट्स माइनस 2 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस माइनस 2 इंटू 0. ठीक है ना. ओवरऑल क्या बन गया, ये 2 ही बन रहा है यार. तो tan थीटा इज इक्वल टू 2. थीटा कितना हो गया, tan इनवर्स 2. सेम एंगल रहेगा दूसरी जगह भी. दैट कर्व इज अगेन सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. इनफैक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो समझो इस बात को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 जो अभी मैंने आपको स्टेटमेंट कहा था. जैसे सर्कल है, इन प्लेस ऑफ एक्स इफ यू कीप माइनस एक्स, एक्स की जगह आप माइनस एक्स रखते हैं, कर्व की इक्वेशन में कुछ चेंज नहीं है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक. और इन प्लेस ऑफ वाई माइनस वाई रखेंगे तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, क्योंकि कुछ चेंज होना नहीं है, दोनों की इवन डिग्री है. तो ये कर्व इनफैक्ट दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है. सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 दैट इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस. एंगल जब आप फाइंड आउट करोगे दैट रिमेन्स सेम, tan इनवर्स ऑफ 2. यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये बात है यार. बाकी प्रोसीजर एंगल में तो आप समझ गए, ये बात है इंपॉर्टेंट और इसका वेरिफिकेशन जरूर करिए. So application of derivatives में जब तक हमने डिस्कस किया, फर्स्ट वन वी हैव डिस्कस अबाउट द डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर. सेकंड वन applications based on the tangents, normals and then angle between the curves. कुछ एप्लीकेशन जो हम प्रीवियस टॉपिक्स फंक्शन से हम यूज करते हुए आ रहे थे उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. दैट इज अबाउट strictly increasing function, strictly decreasing function, increasing function and decreasing function. And also we are going to discuss the concept of maxima minima, which is local maxima, local minima and global maxima, global minima. सारी बातें करेंगे. But आज हम देखते हैं about increasing decreasing function. In fact, if you remember, in functions we have discussed about we have used that. पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा था और डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन एफ डैश एक्स के लिए हमको जरूरत थी. क्यों थी? रेंज फाइंड आउट करने. वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन फाइंडिंग आउट द रेंज. रेंज फाइंड आउट करने में हमने हेल्प लिया था उसका. और
to decide the function 1 1 many 1. If you remember f dash x हम क्या करते थे कई फंक्शंस में और करना होता था, और अभी आप जब देखेंगे उसको तो बहुत बेटर वे में समझ जाएंगे, अब बहुत क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि अभी तो आप मैक्सिमा मिनिमा सब कुछ पढ़ लेंगे. इफ यू रिमेंबर द फंक्शन इज गिवन टू यू एंड इफ वी डिफरेंशिएट दैट फंक्शन, अगर हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं and for whatever values are those are there in the domain, if that derivative is coming greater than 0, डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो आप कमेंट करते हैं कि दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो आप कहते हैं कि दैट फंक्शन इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1 1 फंक्शन, बिकॉज एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज गोइंग टू कट द कर्व ओनली वंस. एज वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग. और सेकंड जो इस बात का एप्लीकेशन का जो यूज कर रहे थे वो रेंज फाइंड आउट करने में. अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, आपको जरूर ध्यान होना चाहिए x1 और x2, तो एक बात तो है कि रेंज फाइंड आउट करना है इन द इंटरवल x1, x2, तो x2 के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो ग्रेटेस्ट होगी, और x1 के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो लीस्ट होगी. रेंज अगर कहा जाएगा तो f ऑफ x1 से f ऑफ x2 होगा, याद है ना. तो 1 1 मेनी 1 डिसाइड करने में और रेंज फाइंड आउट करने में. और अगर लाइकवाइज अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, प्रोवाइडेड उसके लिए डेरिवेटिव मस्ट बी लेस देन 0. अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, देन अगेन यू आर गोइंग टू से दैट ओके दैट फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो कर्व को एक बार कट करेगी. एंड सेकेंडली टू फाइंड आउट द रेंज अगेन. ठीक है ना. अभी हम उसी बात को कंटिन्यू करेंगे. इनफैक्ट इसका हमको इसका यूज करना पड़ा, बिकॉज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बिना फंक्शंस की बात भी अधूरी थी, तो उससे तो हमें जरूर देखना पड़ा. अभी थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे हम. The y equals to fx is the function given to you, and that's some continuous function. A continuous function है in some interval given to you as a comma b. Function continuous है, and that function is differentiable also. Function continuous और differentiable है. If I say f dash x is greater than 0, function को differentiate किया, और differentiate करने पे if you are getting greater than 0, greater than 0 always, you are going to say that जो fx है, जो फंक्शन है, अभी आप बहुत ठीक ढंग से समझ लेंगे उसको, that function is going to be strictly increasing function. ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब हुआ एज वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो एफ एक्स भी बढ़ रहा है. दैट इज अबाउट द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. एंड इफ एफ डैश द फंक्शन इज गिवन टू यू एज अ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, एंड इफ दैट डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इज कमिंग लेस देन 0 फॉर व्हाटएवर डोमेन दैट इज गिवन टू यू, अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर वो लेस देन 0 आता है, नेगेटिव आता है, तो जिस इंटरवल में वो फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है, यू आर गोइंग टू से दैट एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. अभी स्ट्रिक्टली टर्म्स को भी समझेंगे और दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे कि इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दोनों की बातों में क्या डिफरेंस है. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन दैट मींस एज वैल्यू ऑफ एक्स इज as value of x is increasing, value of fx is decreasing. fx decrease हो रहा है. ठीक है ना. तो डेरिवेटिव से डेफिनेटली विद द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का ही खेल है सारा है. एफ डैश एक्स की हेल्प से बता पा रहे हैं. तो अब ये सवाल आता है कि क्यों हम ऐसा कह पाते हैं. हम बोल देते ना डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और डेरिवेटिव नेगेटिव आया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. क्यों, उस बात को भी समझ ले हम जरा. देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का चार्ट्स अगर ये कर्व्स में प्लॉट करता हूं, इट्स लाइक दिस. एज वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. इट कुड बी लाइक दिस ऑल्सो, कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है, और इट कुड बी लाइक दिस ऑल्सो. ये सारे जो कर्व्स मैंने प्लॉट किए हैं वो हैं तो इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की कैटेगरी में. एज वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. देख पा रहे, देखिएगा. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को अगर मैं कहता हूं, इफ देयर आर टू वैल्यूज, लेट्स से x1 एंड x2, इन तीनों कर्व्स की बात कर रहा हूं फिलहाल, इन तीनों पे फोकस करूं मैं. x1 x2 दो वैल्यूज ली मैंने, एंड लेट्स से इफ x1 इज
लेस देन x2, x1 x2 से लेस है, x1 अगर x2 से लेस है तो ये तय बात है डेफिनेटली ये दिस इज fx, x1 अगर x2 से लेस है तो ये तय बात है कि जो f ऑफ x1 होगा वो लेस होगा किससे, f ऑफ x2 से। यही तो मतलब हुआ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। भाई x1 लेट्स से दिस इज x1 दिस इज x2, किन्हीं भी इन तीनों में से कहीं पे भी आप देख लो तो x1 के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो छोटी होगी डेफिनेटली x2 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू से, ठीक है ना। लाइकवाइज कहीं भी देख लीजिए जहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का बात कर रहे हैं अपन, वेदर इट इज फॉर दीज टू, ये x1 x2, f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1 या f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, तीनों में कहीं भी देखा जा सकता है। बोले सर इसका क्या एप्लीकेशन, सो इफ आई से देयर आर टू टर्म्स x और x प्लस h, अब देखिएगा प्लीज, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो ठीक है, x और x प्लस h ये दो वैल्यूज को कंसीडर किया, यहाँ पे x1 x2 बता रहा था, अब मैंने x और x के नेबरहुड में एक पॉइंट लिया x प्लस h, डेफिनेटली x छोटा है x प्लस h से, क्योंकि h इज सम वैल्यू विच इज पॉजिटिव वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, है पॉजिटिव टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो x प्लस h इज ग्रेटर देन x कंसीडर करेंगे। इफ यू रिमेंबर f डैश x इज नथिंग बट लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन एच, कोई परेशानी तो नहीं होता ही है। तो डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फंक्शन डिफरेंशिएबल एफ डैश एक्स इज दिस। और दोस्तों x प्लस एच ग्रेटर है x से, तो f ऑफ x प्लस एच f ऑफ x से ग्रेटर होगा, इसमें क्या परेशानी, लिखा तो है ना मैंने, x1 x2 वैल्यू लेके बताई थी, द सेम इज एप्लीकेबल, समझ रहे हैं शायद सभी लोग। अरे भाई x प्लस एच बड़ा है x से, तो f ऑफ x प्लस एच एफ एक्स से ग्रेटर होगा, पॉजिटिव वैल्यू, और h इज ऑलरेडी ए पॉजिटिव वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ओवरऑल पॉजिटिव। न्यूमरेटर को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो दैट्स पॉजिटिव, इट्स आल्सो पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, पॉजिटिव, बस बात खत्म। एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है, we can definitely conclude that function is going to be strictly increasing function, as value of x is increasing, value of fx is always increasing। आया समझ में, ये रीजन है कि f डैश x की हेल्प से हम डिटरमाइन करते हैं। हम अप्लाई तो करे जा रहे थे, उसको अप्लाई करे जा रहे थे, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं है, आसानी से हम समझ पाते हैं। एंड द सेम इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, जो आप डेफिनेटली समझ पाएंगे जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को मैं प्लॉट करता हूँ। इट कुड बी लाइक दिस और लाइक दिस, ठीक है ना, और लाइक दिस, किसी भी टाइप का कर्व हो सकता है, बट एज वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग, एज वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में जो होगा वो ये होगा कि x प्लस एच इज ग्रेटर देन एक्स, लेकिन f ऑफ x प्लस एच इज लेस देन डिक्रीजिंग है ना, तो x प्लस एच बड़ा है x से, तो f ऑफ x प्लस एच छोटा होगा f x से, उल्टा हो जाएगा ना, यहां पर होगा ना। सो f ऑफ x प्लस एच इज लेस देन एफ एक्स, मतलब न्यूमरेटर इज गोइंग टू बी नेगेटिव वैल्यू। अभी इस केस में f ऑफ x प्लस एच इज लेस देन एफ एक्स, तो न्यूमरेटर इज नेगेटिव, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, क्योंकि h पॉजिटिव है, f डैश x क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। आया समझ में क्या, बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, कहीं कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। दो वैल्यूज को लेके कंपेयर किया यार, इंक्रीजिंग है तो x प्लस एच और x में अगर आप देखोगे तो x प्लस एच तो x से बड़ा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x प्लस एच के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू वो एफ एक्स से ग्रेटर होगी, तो पॉजिटिव। और डिक्रीजिंग के केस में x प्लस एच तो ग्रेटर है x से, क्योंकि h कुछ पॉजिटिव वैल्यू है विच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, f ऑफ x प्लस एच जो होगा वो छोटा होगा f x से। भाई समझ रहे हैं ना। अरे ये बोले सर तीन कर्व नहीं समझ में आया यार, भैया तीनों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के एग्जाम्पल है ना, किसी भी नेचर का कर्व हो सकता है, दिस इज x, दिस इज x प्लस एच, ये x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू और ये x प्लस एच के करस्पॉन्डिंग वैल्यू। क्लियर है, दैट इज द एक्सप्लेनेशन पार्ट।
देखिए जब हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस को डिस्कस किया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज कमिंग पॉजिटिव और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज कमिंग नेगेटिव। अब मैं आपके सामने दो कर्व स्केच कर रहा हूं और आप बताइएगा ये कर्व कैसे हैं। ये एफ एक्स लाइक दिस। अब इन दोनों फंक्शंस को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप ये देखते हैं कि फर्स्ट दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग, देन इट इज कांस्टेंट एंड देन अगेन इंक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग, देन कांस्टेंट एंड देन डिक्रीजिंग। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है जो देखने लायक बात है और वो ये कि देयर इज एन इंटरवल, एक इंटरवल है और उस इंटरवल में ये फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो बन रहा है, या एक इंटरवल है x1 से x2 ऐसा समझ लीजिए। x1 से x2 वाले इंटरवल में फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो नहीं हो रहा है डेरिवेटिव, एक इंटरवल की लेंथ के ऊपर जीरो हो रहा है। x1 से x2 में पूरे फंक्शन को कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी जीरो। यहां पर भी अगर आप देखें x1 से x2 वाला जो इंटरवल है, दैट फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इज जीरो। उस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो जीरो है। और अदरवाइज फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। यहां पर जब कंडीशन लिखी जाएगी दोस्तों दैट इज गोइंग टू बी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। लेकिन इस फंक्शन को कहा जाएगा, दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी एफ एक्स इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, दैट्स गोइंग टू बी नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इंक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट है बट इट्स नॉट डिक्रीजिंग, डिक्रीज नहीं हो रहा है तो इट्स गोइंग टू बी नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन एंड दैट कंडीशन इज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेरिवेटिव जीरो बन रहा है लेकिन एक पॉइंट के ऊपर नहीं बन रहा है। देयर इज एन इंटरवल, जिस इंटरवल में डेरिवेटिव जीरो बन रहा है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। इफ यू ऑब्जर्व दिस सेकंड कर्व, यहां पर जब आप देखोगे एफ डैश एक्स डिक्रीज हो रहा है देन कांस्टेंट एंड देन डिक्रीज हो रहा है, एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो। और एक इंटरवल में x1 से x2 वाले इंटरवल में दैट डेरिवेटिव ऑफ दैट कांस्टेंट इज जीरो। आप यहां पे कहेंगे एफ एक्स इज नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये फंक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट है, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। अब इसमें हम आगे डिस्कशन ये भी करने वाले हैं, इस बात को सुनिएगा सभी लोग। ये तो ठीक है, नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग वाली टर्म्स हो गई। अब मान लीजिए कोई फंक्शन है और वो फंक्शन कुछ पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जीरो हो रहा है, या अभी जैसे हमने कहा डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव आया। अब दो बातों में डिफरेंस समझिएगा। एफ डैश एक्स अगर हमेशा पॉजिटिव आया तो हमने कहा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। अगर फंक्शन इस ढंग से एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है लेकिन एक इंटरवल में डेरिवेटिव जीरो बन रहा है तो हम ये कहेंगे नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन कोई पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव जीरो बन रहा है, जो कि एग्जांपल्स में हम देखेंगे, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव अगर जीरो बन रहा है ना, लेकिन पूरे इंटरवल में नहीं है, तो उस केस में इंस्टेड ऑफ सेइंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब तीन टर्म्स हैं यहाँ पर। एफ डैश एक्स तब भी क्या होगा, मतलब उस केस में भी जो होगा वो एफ डैश एक्स, जो डिफरेंस है वो हम समझेंगे। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, हम कहेंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग कहेंगे हम उसको, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहेंगे क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव जीरो बन रहा है। ऑलवेज पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव जीरो बन रहा है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। लेकिन यहां पे पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो नहीं बन रहा है, एक इंटरवल है x1 से x2 जिसमें डेरिवेटिव जीरो बन रहा है, कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए, तो वो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। यार ये डिक्रीज नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट है। द सेम इज द एक्सप्लेनेशन हियर आल्सो कि एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो में आपको ये टर्म्स देखने को मिलेंगी कि एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो,
पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव 0 बन रहा है, वहां पे कहेंगे एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग टर्म्स का यूज तभी करिएगा जब डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव आए या ऑलवेज नेगेटिव आता है तब, ठीक है ना, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट। क्वेश्चंस में हम काफी कुछ डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। नाउ दीज टू क्वेश्चंस बोथ आर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस। इफ a less than 0 and fx is equals to e raised to power ax plus e raised to power minus ax is strictly decreasing function, find the interval of x। और सेकंड में कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लेमडा दिस फंक्शन लेमडा प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3 टाइम्स लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 9 लेमडा एक्स माइनस 1 डिक्रीजेस फॉर ऑल एक्स। फॉर ऑल एक्स इट डिक्रीजेस, मतलब एक्स की सारी वैल्यू के लिए डिक्रीज कर रहा है, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है फॉर कंप्लीट वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। इनफैक्ट लुक फॉर द फर्स्ट वन, बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस इज द फंक्शन एफ एक्स। ध्यान से देखिएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया ए इंटू ई रेस टू पावर ए एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन e टाइम्स a कॉमन लिया e रेस टू पावर ए एक्स माइनस ऑफ e रेस टू पावर माइनस ए एक्स, ये भी ठीक है। जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन को आपने किया डिफरेंशिएट, ठीक है। अब ये कहा गया आपको कि you have to find out the values of x for which this function is strictly decreasing। strictly decreasing means that's always less than 0, f dash x is always less than 0, derivative function को always less than 0। प्रॉब्लम में प्रोवाइड किया है आपको कि जो a है, a is नेगेटिव, a नेगेटिव है, तो जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है दैट मस्ट बी पॉजिटिव सो दैट ओवरऑल प्रोडक्ट रिमेन्स नेगेटिव। दोस्तों अगर ए नेगेटिव है तो जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है उसे पॉजिटिव होना पड़ेगा। इन दिस नेगेटिव दिस वन इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, ठीक है। बोले सर अब क्या करें, डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं या इफ यू टेक द एलसीएम प्रॉपर वे में एक एक स्टेप आपको समझा दिया जाए। कोई दिक्कत तो नहीं, डायरेक्टली भी हम लिख सकते थे बट ठीक है चलिए। बोले सर ये क्या कर दिया, क्यों, e टू द पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन e टू द पावर एक्स एंड टेकन द एलसीएम। एक और बात आप जानते हो, चाहे ए की वैल्यू कुछ भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन एक बात तो आप जानते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। e टू द पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सो डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, e रेस टू पावर एक्स ऑलवेज पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सो इफ डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, दोनों का रेशियो अगर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर मस्ट आल्सो बी पक्का। अरे ये पॉजिटिव होगा तभी तो रेशियो पॉजिटिव होगा ना। यहां पे हमने कहा कि यार दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, ए नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, समझ रहे हैं ना सभी लोग। सो e रेस टू पावर 2x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। e रेस टू पावर 2x इज ग्रेटर देन 1 को लिख दिया e रेस टू पावर 0। मैं डायरेक्टली इसी स्टेप पे भी मैं कर सकता था, ग्रेटर देन e टू द पावर माइनस एक्स लिख सकता था, बट ठीक है। बेस इज e, बेस इज e बेस है, e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, सो वी कैन डायरेक्टली राइट 2x ग्रेटर देन 0। मैं यहां लिख सकता था, सुन लीजिएगा, बात घुमा फिरा के सेम ही आएगी, सुन लो। e टू द पावर x इज ग्रेटर देन e टू द पावर माइनस एक्स, e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है,
तो ax इज ग्रेटर देन माइनस ax, और वही आएगा, बात तो वही रहेगी, 2ax इज ग्रेटर देन 0। कोई लोड तो नहीं, बात खत्म हो गई दोस्तों। a नेगेटिव है, प्रॉब्लम में दिया है, आपसे पूछता है x क्या होगा, तो इफ a नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, अगर a नेगेटिव और x पॉजिटिव होगा तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव रहेगा। इफ a नेगेटिव देन x must be less than 0 so that overall product remains positive। कई लोगों ने बोल तो दिया था x नेगेटिव, लेकिन क्या ठीक ढंग से एक्सप्लेन करके बोल पाए थे या वैसे ही कुछ। x लेस देन 0 मतलब जो इंटरवल होगा माइनस इन्फिनिटी से 0। दैट्स अ प्रीवियस ईयर जे एग्जाम क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा डज द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3 लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा एक्स माइनस 1 डिक्रीजेस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। बड़ा इंटरेस्टिंग है, और एक बार के लिए आपको समझना होगा, आपको पुरानी सारी बातें यहाँ पे याद आ जाएंगी और मैं एक बार रिकेप भी कर दूंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इनिशियल बेसिक मैथ्स में आपने जो पढ़ा था क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, उसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है, बहुत यूज है। देखिएगा कैसे डिक्रीजेस, टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स लैम्डा प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा एक्स प्लस 9 लैम्डा, डेरिवेटिव ऑफ 1 0। ठीक है, ये तो आपने ऑलवेज डिक्रीजेस, तो आपने कहा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए, सीधी सी बात है। लेकिन ऐसा कब होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बेसिक मैथ्स के दौरान बताया गया था आपको, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, और इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भरपूर यूज करेंगे आप। मैं एक बार फिर बहुत छोटे से बता देता हूँ, फंक्शंस में भी हमने डिस्कस किया था इनफैक्ट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि कुछ बेसिक्स हैं जो बार बार लगते हैं। दैट्स अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इफ a is positive and d is negative, d is nothing but the discriminant of that quadratic, a पॉजिटिव है d नेगेटिव है, आप ये कहेंगे f(x) is always पॉजिटिव। ऑलवेज का मतलब होता है x की सारी रियल वैल्यूज के लिए f(x) हमेशा पॉजिटिव रहेगा। दैट रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला ऑलवेज अबाउट द x एक्सिस रियल एक्सिस। इफ a नेगेटिव एंड d नेगेटिव, आप कहेंगे f(x) इज लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू R। If d is less than equals to 0, in that case that curve touches the axis, उस केस में आप कहेंगे f(x) greater than equals to 0, and if d less than equals to 0 here, that curve touches the axis. If you remember, always above the axis, not intersecting, not touching the axis, imaginary roots, d less than 0, टच कर जाएगा इक्वल रूट और इंटरसेक्ट करेगा डिस्टिंक्ट रूट्स। लेकिन दोस्तों अभी मैं उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हुए, ये जो रिजल्ट्स हैं बेहद ज़रूरी हैं। 3 टाइम्स लैम्डा प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा एक्स प्लस 9 लैम्डा लेस देन 0, उसने साफ साफ कहा है फॉर ऑल एक्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फॉर ऑल एक्स। फॉर ऑल एक्स मीन्स फॉर ऑल x belongs to R। आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए दैट्स अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। पहले समझ लीजिएगा एक बार, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है और ये कई बार हमने उसको अप्लाई कर चुके हैं। ऑलवेज नेगेटिव केवल एक केस है और ऑलवेज पॉजिटिव केवल एक केस है। ऑलवेज नेगेटिव के लिए अति आवश्यक है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
नेगेटिव हो, अर्थात लेमडा प्लस टू लेस देन 0, लेमडा लेस देन -2। और दूसरी बात, इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को ऑलवेज लेस देन 0 होने के लिए ऑलवेज पॉजिटिव हो या ऑलवेज नेगेटिव हो, डी लेस देन 0। ऑलवेज पॉजिटिव के केस में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा और ऑलवेज नेगेटिव के केस में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा, बट डी मस्ट बी लेस देन 0। डी स्क्वायर माइनस ऑफ ठीक है। कैन यू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक? बताइएगा जरा, इसके रूट्स बता दीजिएगा मुझे। डी लेस देन 0, 36 तो कैंसिल होगा, इट विल बी लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा लेस देन 0। Plot the wavy curve and give me the result. What values you are getting for lambda? Two lambda square plus 6 lambda less than 0. Sorry, शिफ्ट कर दिया मैंने, ग्रेटर देन 0 ना। अरे ये आपको करना है भाई। -3 and 0. Lambda is an element of what? -infinity to -3 union 0 to infinity, and you will have to take the common with lambda less than -2। ये तो तय बात है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी लेस देन 0, लैम्डा मस्ट बी लेस देन -2, लैम्डा -2 से लेस होना चाहिए। और इन दोनों का कॉमन जब आप देखोगे क्या आएगा रिजल्ट? लैम्डा लेस देन -3, -infinity से -3, दिस रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट विच यू आर गेटिंग इज लैम्डा इज लेस देन -3 और लैम्डा बिलोंग्स टू -infinity टू -3। ये बात बहुत आश्चर्यजनक आपको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसको आपने बहुत अप्लाई किया अब तक, वेदर इट इज इन बेसिक मैथ्स और वेदर इट इज इन फंक्शंस। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इसका काफी यूज है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, राइट? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा मतलब x बिलोंग्स टू r के लिए, प्रोवाइडेड इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो। और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज नेगेटिव फॉर x बिलोंग्स टू r, प्रोवाइडेड a नेगेटिव और d नेगेटिव। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, काम हो जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिएगा, प्रीवियस ईयर जेई का सवाल। hx इज इक्वल्स टू fx माइनस fx होल स्क्वायर प्लस fx होल क्यूब फॉर एवरी रियल x, hx डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ fx। और आपसे पूछा गया है कि वेदर hx इज इंक्रीजिंग, जो ऑप्शंस है वो कुछ ऐसे 4 ऑप्शंस मान लीजिए। hx इज इंक्रीजिंग व्हेनेवर fx इज इंक्रीजिंग, hx इज इंक्रीजिंग व्हेनेवर fx इज डिक्रीजिंग, hx इज डिक्रीजिंग व्हेनेवर fx इज इंक्रीजिंग, और fx इज डिक्रीजिंग या hx इज डिक्रीजिंग व्हेनेवर fx इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। मतलब इस टाइप से 4 हो गए ये, ठीक है ना। कुल मिला के hx के इंक्रीज डिक्रीज के बारे में कमेंट करना है आपको इन टर्म्स ऑफ fx। यार fx के इंक्रीज डिक्रीज से hx के इंक्रीज डिक्रीज पर क्या फर्क पड़ता है, ऐसा समझ लीजिए। आपने किया डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, h डैश x, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, f डैश x माइनस ऑफ 2fx इंटू f डैश x प्लस fx होल क्यूब का डेरिवेटिव 3fx होल स्क्वायर f डैश x
एच डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स लिया कॉमन, 1 माइनस 2f(x) प्लस 3 टाइम्स कोई विशेष बात तो नहीं है, आपको भी नहीं लगा होगा डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स कॉमन लिया आपने। ओके, थोड़ा सा अरेंज करते हैं इसको। 3 टाइम्स एफ एक्स होल स्क्वायर माइनस 2f(x) प्लस 1। देखो मैंने आपसे कहा कि यार जो क्वेश्चन है वो कुछ है कि एच एक्स के इंक्रीज डिक्रीज किस ढंग से अफेक्ट हो रहा है एफ एक्स के इंक्रीज डिक्रीज से, ये बताना है हमें। इंक्रीज डिक्रीज मतलब डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। हम जानते हैं डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। इफ यू ऑब्जर्व दिस एक्सप्रेशन, एक बार फिर से वही बात, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज देयर इन द ब्रैकेट, देख रहे हो आप, 3 टाइम्स एफ एक्स होल स्क्वायर माइनस 2f(x) प्लस 1, दैट्स अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक की अभी अभी हमने बात करी, हमने कहा बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये, राइट। एफ एक्स होल स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है पॉजिटिव, ऐसे समझ लो आप उसको, 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 विच इज सम एफ ऑफ टी। ए पॉजिटिव है यहां पर, इसका डी जरा कैलकुलेट कर लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इफ यू कैलकुलेट द ए पॉजिटिव है और इसका डी अगर आप कैलकुलेट करते हैं, डी इज कमिंग नेगेटिव, और ये हमारे लिए बहुत काम की बात हो गई, क्योंकि अगर ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ऑलवेज पॉजिटिव, नॉट इंक्रीजिंग, ऐसा मत कहिए। ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा ऐसा कहेंगे। 3f(x) होल स्क्वायर माइनस 2f(x) प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब हुआ क्या, आप ध्यान से देखिए, एच डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स टाइम्स सम पॉजिटिव वैल्यू, ये तो एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक बहुत सिंपल सी बात है, सारा खेल जो रहेगा ये तो पॉजिटिव है। एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है, सुनना जरा ध्यान से, इफ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव देन एच डैश एक्स इज पॉजिटिव, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। एंड इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 देन एच डैश एक्स इज लेस देन 0। So point is, if fx is increasing then hx is also increasing। डेरिवेटिव से तो इंक्रीज डिक्रीज की बात होती है ना, fx अगर इंक्रीजिंग है, सभी को समझ में आ रहा होगा, fx अगर इंक्रीजिंग है तो hx भी इंक्रीजिंग हो, और अगर fx डिक्रीजिंग है तो hx भी डिक्रीजिंग होगा। fx इंक्रीजिंग so hx is increasing, और fx is decreasing, hx is decreasing. It was there in the multiple choice questions with more than one option correct and 2 options were correct there. ठीक है ना? Look for one more question, that is fx is equals to kx cube minus 9x square plus 9x plus 3, that's the function। आपसे पूछा गया है values of k, you have to find out the values of k for which the function may be increasing on r। function increasing है for all real values, function increasing से यहाँ पर जो आप conclude करेंगे function increasing है on r, that means वो जो बात कर रहा है that function is strictly increasing function, क्योंकि function x की हर real value के लिए increase कर रहा है। तो on r मतलब x की हर real values के लिए, ये बहुत important point, for all real values of x इंक्रीजिंग है, आपने तुरंत फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, 3kx स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9,
that is 3 times kx square minus 6x plus 3. ठीक है, अब उसने साफ साफ कहा है फंक्शन इंक्रीजिंग है ऑन रियल नंबर, मतलब ये डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है. ये डेरिवेटिव जब आपने देखा और खुश होगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है. ऑन x बिलोंग्स टू r, डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा, या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ऑलवेज पॉजिटिव केवल तभी होगी जब k पॉजिटिव है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव एज वेल एज d इज नेगेटिव. इसका d क्या आ रहा है बस ये बता दीजिए, और क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac k ग्रेटर देन 3, और यहां पर है k ग्रेटर देन 0. दोनों का जो इंटरसेक्शन है k ग्रेटर देन 3 और k ग्रेटर देन 0, दैट इंटरसेक्शन इज k ग्रेटर देन 3. राइट, इजीली वी गॉट द रिजल्ट.